हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड रिम्पी गोयल। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंपनसेशन मैनेजमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की जो ये वीडियो रहेगी, ये फुल फ्लैज वीडियो रहेगी। इसमें हम कंपनसेशन मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, जॉब एवेल्युएशन डिस्कस करेंगे एंड इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत क्रूशियल है, आपके लिए एक ओवरव्यू का काम करेगा और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी। टारगेट जेरक चैनल है मेरा, ये इसकी लिंक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, कंपनसेशन मैनेजमेंट टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कंपनसेशन एंड मैनेजमेंट। तो कंपनसेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, इसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर देयर सर्विसेज इज इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एचआर मैनेजर है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको किस तरीके से कंपनसेट किया जा रहा है। ओके, सो व्हाट इज़ कंपनसेशन, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रो पढ़ते हैं। Every organization must offer good wages and fringe benefits to attract and retain talented employees with the organization. हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे अच्छे वेजेस ऑफर करेंगे, फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफर करेंगे, जिससे कि जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी कंपनी की तरफ भी आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट कर सके। और जब वे एम्प्लॉयज़ कंपनी में आ जाते हैं तो उनको रिटेन कैसे रखें, उनको रिटेन कर कैसे रखें, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है एचआर मैनेजर का। अगर किसी भी टाइम, इफ़ एट एनी टाइम जो वेजेस ऑफर करती है फर्म, वे कम्पिटिटिव नहीं है दूसरे फर्म्स के कंपैरिजन, तो जो एफिशिएंट वर्कर्स है वे उस फर्म को छोड़ सकते हैं। अगर वे उस फर्म को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगा, जो कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, अगर वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ बार बार कंपनी को छोड़कर जाते हैं तो कंपनी का एक तो रेपुटेशन डाउन होगा, दूसरी तरफ कंपनी की कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। बिकॉज जब भी नई एम्प्लॉयज़ आएंगी बार बार, तो उससे क्या होगा, कंपनी को बार बार उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनके लिए प्रोग्राम्स लॉन्च करने होंगे, जिससे कंपनीज की कॉस्ट हर बार इंक्रीज़ होती रहेगी और बेनिफिट्स इतना उनसे मिलेगा नहीं। तो इससे कुल मिलाकर कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए अच्छे वर्कर्स को, टैलेंटेड वर्कर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखना अच्छी कंपनसेशन के थ्रू, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ फ्रिंज बेनिफिट्स, व्हाट इज़ कंपनसेशन, व्हाट इज़ कंपनसेशन मैनेजमेंट, ये सारे टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी कोई टेंशन मत लीजिएगा आप। ओके, चलिए हम आगे लाइन टू लाइन सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देयरफॉर वर्कर्स मस्ट बी रेम्यूनरेटेड एडिक्वेटली फॉर देयर सर्विसेज। इसलिए कहा गया है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको उनकी सर्विसेज का प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर सैलरी मिलना चाहिए। कंपनसेशन टू वर्कर्स विल वेराई डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब, स्किल्स रिक्वायर्ड, रिस्क इन्वॉल्व, नेचर ऑफ वर्किंग कंडीशंस, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द ट्रेड यूनियन। जो कंपनसेशन डिसाइड होती है एक वर्कर की एक जॉब को लेकर, वो उस कंपनसेशन पर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कि सबसे पहले उसकी जॉब क्या है। फ्रेंड्स, हर एक जॉब का अपना अलग अलग सैलरी होता है ना। जो टॉप लेवल पर काम करते हैं उनका सैलरी पैकेज अच्छा होता है, जो मिडिल पर काम करते हैं उनका सैलरी अलग होगा स्ट्रक्चर, और जो बिल्कुल लोअर पर काम करते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो फ्रेंड्स, आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया ये कि कंपनीज कैसे डिसाइड करती है किसी एक पोस्ट पर सैलरी। आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने एक मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए बैंक में। तो आपसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन, जैसे हमने पूरा डिस्कस किया था सिलेक्शन के अंदर, तो हमने क्या डिस्कस किया, जब उसका फाइनल उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, सारी चीज़ें डिस्कस होती है। तो कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा कि एक कंपनी एक पोस्ट पर कैसे सैलरी डिसाइड करती है? कभी सोचा आपने इस चीज़ के बारे में? फ्रेंड्स, इसी को ही कहते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट, कि एक फर्म किन किन फैक्टर्स को एनालाइज करती है, किन किन एस्पेक्ट को सोचती है, ठीक है, कितनी चीज़ों को स्टडी कर तब जाकर कहीं ना कहीं एक जॉब की सैलरी डिफाइन की जाती है कि हाँ, इस जॉब पर इतनी सैलरी एक बंदा डिज़र्व करता है।
सो आई होप आप चीज़ें क्लियर कर पा रहे हैं। तो कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि जॉब किस तरह की है, उस जॉब को करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। जितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा किसी जॉब के अंदर, उतना ही ज़्यादा उसका सैलरी स्ट्रक्चर होगा, यानी उतना ही ज़्यादा एक वर्कर को या एक एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिलेगा। ओके, वर्किंग कंडीशंस किस तरह की है, एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी कैसी है, जो ट्रेड यूनियंस है उनका बार्गेनिंग पावर कैसा है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंपनसेशन। फ्रेंड्स, कंपनसेशन रेफर्स टू वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स टू एम्प्लॉयज फॉर द सर्विसेज रेंडर टू द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है कि जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज दे रहा है, उस सर्विसेज के एक्सचेंज में ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल कुछ रिवॉर्ड्स देती है उस वर्कर या उस एम्प्लॉय को, उसको हम कहते हैं कंपनसेशन। ये कंपनसेशन कई तरह का हो सकता है। पहला तो हो गया उसकी सैलरी, जो उसको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, एक एम्प्लॉय को, एक लेबर को फिक्स्ड वेजेस मिलते हैं, ठीक है। ये तो उसका फिक्स्ड कंपनसेशन रहता है, जो भी सर्विसेज रूटीन बेस पर दे रहा है उसका एक फिक्स्ड कंपनसेशन एक हमने डिसाइड कर लिया, वो हो गया हमारा वेजेस, सैलरीज। अदर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, पेड वैकेशंस दे दी, ओके, इंश्योरेंस, मैटरनिटी लीव दे दी, फ्री ट्रैवल फैसिलिटी दे दी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दिए, ये भी हमारे कंपनसेशन में आते हैं। जो मॉनिटरी पेमेंट्स होती है लाइक सैलरी, वेजेस, ओके, ये क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्म है कंपनसेट करने का एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। ये क्या है, ये डायरेक्ट वे है एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने का, और इनका बहुत बड़ा जो डायरेक्ट होते हैं मीडियम कंपनसेट करने की, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में। ये जो कंपनसेशन जब डिज़ाइन किया जाता है, जब कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है, तो इसको डिसाइड इस तरीके से किया जाए कि ये फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो। पहला, कि जो कैपेबल एम्प्लॉयज़ है वे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो हर बार कुछ बेटर करने के लिए, बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए, और जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है वो कम से कम हो, यानी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ्रिक्वेंटली लीव ना करे, जल्दी से छोड़े ना ऑर्गेनाइजेशन को, ओके, उनको रिटेन करके रखना। अब कंपोनेंट्स क्या है कंपनसेशन के, बेस पे जिसकी फिक्स्ड सैलरी होती है, कुछ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, पर्क्स, इसका प्रीक्विजिट्स भी कह सकते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड बिल्डिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ कंपनसेशन स्ट्रक्चर, बेसिक वेज सैलरीज। बेसिक वेज सैलरीज उस कैश का वो पार्ट है, समझ रहे हो बात, बेसिक वेज सैलरीज का मतलब वो कैश जो हर बार हर एक फिक्स्ड बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है उसकी सर्विसेज के एक्सचेंज में। जैसे फ्रेंड्स, एक हाथ लेना एक हाथ देना, वही बात हो जाती है, ठीक है। और अगर हम किसी को कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो इन रिटर्न वो भी हमें कुछ दे, तो ही तो एक चीज़ आगे चलती है, मूव करती है ना। तो फ्रेंड्स, ये क्या कह रहे हैं, इसी बेसिक वेज सैलरी पर हमारे बाकी सारे कंपनसेशन के एलिमेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ये एक तरह का फिक्स अमाउंट है, ठीक है, जो पीरियडिकली बेसिस पर एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, और इसी में ही जो उनका कहते हैं पे ग्रेड है, हर एक कंपनी का पे ग्रेड होता है, उस पे ग्रेड के बेसिस पर हर एनुअली उस बेसिक वेजेस में कुछ सैलरीज में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होती रहती है, 10%, 20%, ये हर एक कंपनी का डिफरेंट होता है पे ग्रेड। ओके, वेजेस क्या रिप्रेजेंट, फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ना है। वेजेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हावरली रेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। सैलरी क्या रिप्रेजेंट करती है, मंथली रेट रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स पुट इन बाय एम्प्लॉय, इट मीन्स जो वेजेस होते हैं वे आर बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं, और जो सैलरीज होती है वे मंथली बेसिस पर होते हैं कि फर्स्ट एक आफ्टर अ मंथ एक एम्प्लॉय को इतना सैलरी दिया जाएगा, चाहे उसने डेली, यानी मान लीजिए 8 घंटे का डेली का मतलब डेली उनको 8 आवर्स काम करना होता है। जो एम्प्लॉयज़ है मान लीजिए उनको पर मंथ सैलरी मिलती है 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो सैलरी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि उन्होंने 8 आवर्स में 5 आवर्स काम किया तो उनको सैलरी काट दी जाएगी। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सैलरी के केस में ये मैटर नहीं करता कि एक एम्प्लॉय ने कितने आवर्स दिए मंथ के अंदर।
ठीक है, यहाँ पर पूरी मंथ की एक एम्प्लॉय को फिक्स्ड सैलरी दे दी जाती है। जो वेजेस और सैलरीज होती है इन दोनों में ही एनुअल इंक्रीमेंट्स होती है पे ग्रेड के अकॉर्डिंग। ये हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग होगी, डिपेंड वही करता है उसकी जॉब कैसी है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कि मेरिट बेसिस पर भी जॉब लगे। ओके, नेक्स्ट आता है डियरनेस अलाउंस। द पेमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस फैसिलिटेट्स एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स टू फेस द प्राइस इंक्रीज और इन्फ्लेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय हिम। फ्रेंड, जब इन्फ्लेशन का पीरियड आता है, ओके, यानी जब इन अदर वर्ड्स महंगाई बढ़ती है, तो उस केस के अंदर जो डियरनेस अलाउंस है उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को ये फैसिलिटी दी जाती है, उनको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया कि मान लीजिए पहले कंट्री के अंदर जो सप्लाई थी मनी की वो थी 1 लाख रुपीज़। ओके, अब ये सप्लाई इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होकर 2 लाख हो गई मान लीजिए। अब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया, जब लोगों के हाथ में ज़्यादा मनी होगी तो वे डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर वे डिमांड ज़्यादा करेंगे, सीधी सी बात है, सप्लाई तो उतनी कितनी है लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है, यानी सप्लाई बढ़ती हुई डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही। ओके, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई लोगों की, लेकिन जो सप्लाई है वो उस बढ़ती हुई डिमांड को इंक्रीज नहीं कर पा रही, यानी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। इसका मतलब यहाँ पर प्राइसेस क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। जो मिडल लेवल के जो लोग हैं, ये जो लो लेवल के लोग हैं, वे इस बढ़ती हुए प्राइसेस को कोप अप नहीं कर पा रहे, इस महंगाई से डील नहीं कर पा रहे। तो वहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी क्या दिखा रही है, एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन को दिखाती है। तो इसी इन्फ्लेशन से कोप अप करने के लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंसेंटिव्स भी हमारे कंपनसेशन में आते हैं, यानी कंपनसेशन का स्कोप वाइडर है, इंसेंटिव का नैरो है, क्योंकि हम इसका अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। तो इंसेंटिव कंपनसेशन के अंदर ही आते हैं। ये हमारा है इंसेंटिव और ये हमारा है कंपनसेशन। सो कंपनसेशन का स्कोप वाइडर है, इंसेंटिव का नैरो है। ओके, सो इंसेंटिव्स क्या होते हैं, वेजेस तो दी जाएगी फिक्स्ड बेसिस पर, ये सैलरीज तो दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी दे दी जाएगी, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं पेमेंट्स बाय रिजल्ट्स। यानी ये परफॉर्मेंस लिंक्ड होते हैं, अगर उनकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होती जाएगी वैसे वैसे इनके इंसेंटिव्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। जो इंसेंटिव्स होते हैं डिपेंड करते हैं प्रोडक्टिविटी पर, सेल्स पर, प्रॉफिट पर, और कितने वे एफर्ट्स कर रहे हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने में या कॉस्ट को रिड्यूस करने में। अब इंसेंटिव्स भी 2 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंसेंटिव प्रोग्राम्स। ये हम आगे डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ओके, इसी वीडियो के अंदर। फिर अगला कंपनसेशन कंपोनेंट है बोनस। बोनस को हम अलग अलग तरीके से पे कर सकते हैं, या जो फर्स्ट जो तरीका है बोनस को देने का, जो बेसिक वेज है जो एनुअली या डेली बेसिस पर पे की जाती है वर्कर्स को, उसका कुछ फिक्स्ड परसेंटेज दे देना, ठीक है। या फिर जो कंपनी प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रही है उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट एज ए बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके, जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि कम से कम क्या प्रिस्क्राइब किया, मिनिमम स्टैट्यूटरी बोनस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, कि हर एम्प्लॉय या एक वर्कर के लिए एक मिनिमम स्टैट्यूटरी बोनस को प्रिस्क्राइब किया, ठीक है। देयर इज ऑल्सो ए बोनस प्लान विच कंपनसेट्स द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन द सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन अचीव्ड। एक अलग से बोनस प्लान भी प्रिपेयर किया गया कि अगर कोई एक एम्प्लॉय एक कहते हैं ना, अगर कोई इतनी सेल्स का टारगेट अचीव करेगा तो उसको हम इतना बोनस देंगे, इतना बेनिफिट देंगे। तो यहाँ पर वही बात आ गई कि प्रॉफिट मार्जिन में से कुछ परसेंटेज दे दिया, या जितना सेल्स टारगेट अचीव किया उसका कुछ परसेंटेज दे दिया एज अ बोनस। ये थे हमारे सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, यानी कंपनसेशन में हमारे मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों ही तरह के बेनिफिट्स आते हैं। ये जो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स है एम्प्लॉयज़ को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर फाइनेंशियल बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है, कंपनी अवेलेबल नहीं करा पा रही, तो उस केस में नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन अचीव हो। सबसे पहला आता है उसको रिकॉग्निशन मिलना, उसको मतलब उसने कोई अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको कोई सर्टिफिकेट दे दिया, कोई रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है, थ्रू प्राइजेज, ठीक है। तो ये सारा हमारा किस में आएगा, नॉन मॉनिटरी में आएगा। कोई
जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, यानी एम्प्लॉय को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक टारगेट है आपके ऊपर, अब आप संभालिए। जब एक एम्प्लॉय के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है तो वे अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक बिलोंगिंग, एक अटैच वाली फीलिंग आती है कि हाँ मैं भी कंपनी का एक पार्ट हूँ, मुझे भी कंपनी में इतना इंपॉर्टेंट ट्रीट किया जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। तो उसके अंदर एक बहुत अच्छे, मतलब बहुत पॉजिटिव उसके अंदर व्यूज़ आने, उसके डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसका मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो ये एक सेकंड तरीका है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट का। प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, इसमें क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें बात की गई है कि एक एम्प्लॉय को मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिससे कि उसकी ग्रोथ हो, ठीक है, उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो। यानी फॉर एग्जांपल उसको किसी नई ब्रांच में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर कोई एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर हमें एक एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत है और हमने हमारी ब्रांच से निकाल कर उसको वहाँ पर भेज दिया, हमें पता है कि उस ब्रांच को अच्छे से संभाल लेगा, तो यानी हमने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को प्रूव करने की। यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ मैं, एक कंपनी है, इसकी 2 ब्रांच है, एक फर्स्ट ब्रांच है, एक सेकंड ब्रांच है। ये जो फर्स्ट ब्रांच है बहुत अच्छी चल रही है, प्रॉफिट्स में चल रही है, लेकिन जो सेकंड है वो लॉसेस में जा रही है। तो जो फर्स्ट ब्रांच का बंदा है हमने उसको सेकंड ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया, बिकॉज हमें पता है कि ये बंदा इतना कैपेबल है कि वो उसको संभाल लेगा। तो यानी उसको एक बड़ी जिम्मेदारी दी, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वे उसकी ग्रोथ हो पाए, ठीक है। उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, उनके ऊपर कॉम्पिटेंट सुपरवाइज करना अच्छे से चीज़ों को, और जॉब शेयरिंग एंड फ्लेक्सिबल टाइम, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में आती हैं। सिक्स्थ हमारा आता है कमीशन, ठीक है। कमीशन जो है वे मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। ये कमीशन बेस करता है कि सेल्स रिवेन्यू कितना हुआ कंपनी को प्रॉफिट्स कितने हुए, ये हमेशा फिक्स्ड परसेंटेज पे दिया जाता है। ओके, फॉर टैक्सेशन पर्पस कमीशन इज अगेन अ टैक्सेबल कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन। अगर हम एक टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो कमीशन मिलता है एज अ कंपनसेशन मैनेजर और एम्प्लॉय को, ये टैक्सेबल होता है, जिससे बाकी कंपोनेंट्स जो है कंपनसेशन के लाइक सैलरी वेजेस ये टैक्सेबल होते हैं। आपने पढ़ा होगा 5 हेड्स होते हैं टैक्स के, हम हर एक हेड से जो टैक्सेबल इनकम है वे कंप्यूट करते हैं कि सैलरी से कितना इनकम आया, हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम आया, ठीक है, बिजनेस से कितना इनकम आया, कैपिटल गेंस क्या हो रहे हो, अदर सोर्सेज से कितना इनकम आया। तो कुल मिलाकर 5 सोर्सेज है। तो जो सैलरी है वो हमारा कौन सा है, टैक्सेबल इनकम होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड प्लान। यहाँ पर हम जो पे करते हैं कंपनसेशन वे कंबाइन कर देते हैं, यानी इसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों को कंबाइन करके एक प्लान प्रिपेयर करते हैं, उस बेसिस पर कंपनसेशन किया जाता है एम्प्लॉयज़ को और वेजेस का। ऐसे ही पीस रेट वेजेस, देखिए फ्रेंड्स, ये टेलर ने दिया था कॉन्सेप्ट, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने, मैंने मैनेजमेंट का जब कॉन्सेप्ट कराया था तो उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी चीज़। ये जो पीस रेट वेज है वे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर जो लेबरर्स को पे किया जाता है उन्होंने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की उसके बेसिस पर होता है। जो ग्रॉस अर्निंग होती है लेबर की, वे उसके यानी जितने गुड्स एक लेबर ने प्रोड्यूस किए उसके बराबर में उसकी अर्निंग होती है। पीस रेट वेज प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, ये सारा मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। फ्रिंज बेनिफिट्स का भी हम अलग से आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ पर मैं बता देती हूँ। फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स एंड सर्विसेज जो एम्प्लॉय रिसीव करता है अपने टोटल कंपनसेशन पैकेज में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बात की गई, जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं ये टोटल कंपनसेशन पैकेज का एक पार्ट होते हैं। ये जॉब फैक्टर्स और परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। ये इनडायरेक्ट कंपनसेशन होती है, यानी ये डायरेक्ट फॉर्म नहीं है कंपनसेशन का, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है कंपनसेशन का, ठीक है। ये एक सप्लीमेंट का काम करते हैं, यानी रेगुलर वेजेस तो मिलती ही मिलती है, साथ में इनको अलग से कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं इन काइंड्स में, ना कि कैश में। लाइक फॉर एग्जांपल वैकेशंस हो गई, कोई वैकेशन पे भेज दिया, कोई पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हो गए, ये सारे हमारे किस में आते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स में आते हैं। इसका मेन पर्पज़ यही है कि कैपेबल और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके लॉन्ग पीरियड के लिए रखा जा सके, उनके अंदर एक लॉयल्टी की फीलिंग डेवलप की जा सके एम्प्लॉयज़ के अंदर। ओके, फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग, कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट एम्प्लॉयज़ में शेयर कर दिया। एक मोस्ट इफेक्टिव वे है कंपनसेट करने का, उनके अंदर बिलोंगिंग्स की फीलिंग लाने का। ओके फ्रेंड्स, ये मैं पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी, तो आप उसको रीड कर लीजिएगा। पूरी पॉइंट में यही बात की गई जो मैंने भी आपसे एक्सप्लेन करी।
अब बात करेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट को हम वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, रेम्यूनरेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं, रिवॉर्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है किस चीज़ से रिलेटेड है कि हमें किस तरीके से पूरा टोटल कंपनसेशन पैकेज डिज़ाइन करें, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें कि जिससे अफेक्टिव और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हमारे कंपनी में रिटेन हो सके एंड बाहर से ब्रिलियंट एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट कर सके। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का, वो खाली सिर्फ एम्फोसाइज इस चीज़ पर करता था कि हमें वेज कैसे डिटरमाइन करने, सैलरी कैसे डिटरमाइन करनी, दैट्स इट। उनका यहाँ पर मोटिव ये नहीं था कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखना है। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टोटल कंपनसेशन पैकेज ऐसा हो कि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई रहे कि हाँ हमें जो मिल रहा है हमारे वर्क के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है, उनको इक्विटी वाली फीलिंग आए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वे हमारी कंपनी में रिटेन होकर रहे। हम एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं जो स्टेफन पी रॉबिन्स ने दी थी। कंपनसेशन मैनेजमेंट एक प्रोसेस है डिटरमाइन करने का कॉस्ट इफेक्टिव पे स्ट्रक्चर, यानी जो पे स्ट्रक्चर होगा वे इस तरीके से डिटरमाइन करना इसकी वे कॉस्ट इफेक्टिव हो। देखिए फ्रेंड्स, जब कंपनी पेमेंट करती है एम्प्लॉयज़ को तो वे एम्प्लॉयज़ के लिए इनकम है, लेकिन कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, कंपनी के लिए कॉस्ट है। तो जब कंपनी पे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करे तो कंपनी ये चीज़ सोचती है कि हमें कम से कम कॉस्ट आए, हमें इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है कि हमारी कॉस्ट भी कम हो, यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाई रहे, यानी बिल्कुल बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है कंपनी को। ठीक है, सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइन इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए अट्रैक्ट हो, एम्प्लॉयज़ रिटेन हो और अब उनको इंसेंटिव्स भी दिए जाए साथ ही साथ। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या होता है, कंपनसेशन मैनेजमेंट होता है। इसका पूरा प्रोसेस क्या है कंपनसेशन मैनेजमेंट का, पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी प्रिपेयर की जाएगी। देन जॉब को एनालिसिस किया जाएगा। जॉब एनालिसिस के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब उसकी प्रोफाइल क्या होगी, उसका टाइटल जॉब का। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब उसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन जो जॉब को डिस्क्राइब करे और जॉब स्पेसिफिकेशन उस जॉब को करने के लिए एक बंदे के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके, ये होता है। जॉब एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद हम जॉब को इवेल्युएट करेंगे कि एक जॉब की कितनी सैलरी बनती है, उसका हम हर एक जॉब की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, देन हम जब हमें पे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, उनको एनालिसिस करेंगे। लाइक लेबर की कितनी सप्लाई है मार्केट में, कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से अपना प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपनसेशन प्लान, इस तरीके से हम सारे फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे फाइनली एक अपना कंपनसेशन प्लान, और देन लास्ट में उसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जॉब इवेल्यूएशन क्या होता है, अब इसको पढ़ते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वेराइड जॉब्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी तरह की जॉब्स होती हैं, हर एक जॉब की अपनी वैल्यू होती है। एग्री? यस, हर एक जॉब की अपनी वैल्यू होती है। लाइक हम स्कूल्स में देखते हैं प्रिंसिपल की अपनी अलग वैल्यू है जॉब की, टीचर्स की अलग वैल्यू है, मैनेजर्स की अलग वैल्यूज है। ओके, तो हर एक जॉब का रेम्यूनरेशन निकालना, यहाँ पर हम पर्सन्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ जॉब्स की बात कर रहे हैं। ओके, हर एक जॉब की रेम्यूनरेशन को डिटरमाइन करना, ये जो टास्क होता है सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ठीक है, हर एक जॉब की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, व्हाट अ पर्टिकुलर जॉब शुड बी एंड इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यू जजमेंट अबाउट द वर्थ ऑफ अ जॉब। ए पर्सन इज पेड फॉर व्हाट ही ब्रिंग्स टू जॉब्स, यानी एक पर्सन को जब पेमेंट की जाती है, उसको जब सैलरी दिया जाता है, तो वह सैलरी उसकी एजुकेशन का, उसका ट्रेनिंग, उसका एक्सपीरियंस, उसके एक्सप्रेशन, यानी जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहा है उसके रिटर्न में दिए जाते हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन का अगर हम एक कंक्लूजन में बात करें, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है कंपनीज़ में जितनी भी जॉब्स होती हैं, जॉब्स की बात हो रही है, उन जॉब्स का पे स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना, पे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने को क्या कहते हैं, जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं। ओके, ये एक सिस्टमेटिक टेक्निक है जिसका मेन एम होता है हर एक जॉब की वर्थ, उसकी वैल्यू को निकालना।
ये एक ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन है। इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इससे हम हर एक जॉब का रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं, देन वो रेम्यूनरेशन हम आगे पर्सन्स को कम्युनिकेट करते हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ओके। तो जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल में डिफरेंस क्या है? जॉब इवैल्यूएशन में हम जॉब की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक जॉब होल्डर जो जॉब करेगा परफॉर्म, उसको कितना मिलना चाहिए वो डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर की पोस्ट है, उसकी हमने जब पूरा उसके बारे में उसके एनालाइज किया चीज़ों को, तो 35,000 सैलरी बनती है उसकी। लेकिन जब एक मैनेजर ने इंटरव्यू दिया, उसका हमने सारा उसकी स्किल्स चेक की, उसका एक्सपीरियंस देखा, तो उसने डिमांड की 40,000 की, यानी 5,000 उसने ज़्यादा डिमांड की हमारी एक्सपेक्टेशन से। तो हमें लगा इतना अच्छा बंदा है, इतने अच्छे उसके मार्क्स है, इतना एक्सपीरियंस है, अच्छा लीडर बन सकता है, मतलब हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देखे। तो कंपनी एग्री हो गई कि ठीक है हम आपको 40,000 देंगे पर मंथ। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर क्या समझा? जॉब इवैल्यूएशन में हम सिर्फ एक जॉब की पे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम उस जॉब होल्डर जो जॉब परफॉर्म करेगा उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर आता है, यहाँ पर उसके सुपीरियर परफॉर्मेंस को लेकर उससे रिलेटेड इंसेंटिव्स रिवॉर्ड्स को डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पर हाउ मच ए जॉब इज़ वर्थ, कि एक जॉब की कितनी वैल्यू होनी चाहिए और एक इंडिविजुअल को कितना असाइन करना चाहिए। सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों के बीच में। परफॉर्मेंस अप्रेजल का पूरा एक आपका कंप्लीट टॉपिक है, सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियोज़ के अंदर, ओके। तो जॉब इवैल्यूएशन के करने के दो मेथड है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपके आएंगे रैंकिंग और जॉब ग्रेडिंग मेथड, क्वांटिटेटिव में आएंगे पॉइंट सिस्टम एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड। हम बात करेंगे अब रैंकिंग मेथड की। फ्रेंड्स, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जॉब को इवैल्यूएट करने का। इस सिस्टम में सारी जॉब्स को अरेंज कर देंगे एक रैंक में, ठीक है। यानी एक रैंक है, मान लीजिए, उसको हमने सिंपलेस्ट से लेके हार्डेस्ट ऑर्डर की रेंज में सीक्वेंस वाइज डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सीक्वेंस है, यहाँ पर आ गई 1 2, मतलब यहाँ पर हमारी सबसे आसान जॉब है, फिर थोड़ी टफ है, फिर उससे थोड़ी टफ है। यानी इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सिंपलेस्ट से लेके हार्डेस्ट ऑर्डर में उसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग जॉब्स की रैंकिंग कर दी, ठीक है। तो ये जब ये रैंकिंग होती है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव्स की, जो मिलकर उस जॉब को इवैल्यूएट करते हैं। जो जॉब सबसे हायर रैंक पे होगी और जो जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जॉब होगी उतना ही ज़्यादा उसका सैलरी स्ट्रक्चर होगा, ओके। फिर आता है जॉब ग्रेडिंग मेथड। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर अब ग्रेडिंग सिस्टम अप्लाई होता है। सीबीएसई ने ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया A1, ठीक है, A+, फिर A, फिर B, फिर C, फिर D। यानी ये क्या है, ये प्री डिटरमाइंड ग्रेड्स हैं, ठीक है। जिस बच्चे की जैसी परफॉर्मेंस होगी, यानी फॉर एग्जांपल A हम लेते हैं A+ ग्रेड, इसमें जिस बच्चे के 90% से 100% के बीच में नंबर होंगे वो बच्चा इस ग्रेड के अंदर आएगा, ओके। यानी यहाँ पर हमने प्री डिटरमाइंड ग्रेड्स पर चीज़ों को क्लासीफाई किया है। इसको हम क्लासिफिकेशन मेथड भी कहते हैं, जॉब ग्रेडिंग मेथड को क्लासिफिकेशन मेथड भी कहते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम प्री डिटरमाइंड ग्रेड्स का यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं जॉब्स को, क्लियर, ओके। जो सिमिलर जॉब्स होगी, जहाँ पर सिमिलर परफॉर्मेंस होगी, जहाँ पर सिमिलर रिस्क इन्वॉल्व होगा, उसको हमने एक स्पेसिफिक ग्रेड में डाल दिया, ओके। और जो ये ग्रेड्स है कमेटी डिसाइड करती है। जैसे सीबीएसई ने ग्रेड्स बनाई तो ये सीबीएसई ने डिसाइड किया, ना कि टीचर्स ने। जो स्कूल्स में जिससे हर एक जो स्कूल्स होते हैं वहाँ के टीचर्स ने नहीं किया, ये सीबीएसई ने किया। जो एक बोर्ड है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें ग्रेड्स बनाते हैं और हर एक बच्चे की जो सिमिलर परफॉर्मेंस होगी उसको एक ग्रेड में डाल देंगे, ओके। तो ये कमेटी डिसाइड करती है। जॉब ग्रेडिंग कैसे की जाती है? जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन से की जाती है, यानी जॉब एनालिसिस की जाती है, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस बेसिस पे सारा सिस्टम ये ऑप्ट होता है, ठीक है। हर एक ग्रेड के लिए अलग अलग वेजेस रेट्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो बच्चा A1 में आया उसको मान लीजिए 10,000 का प्राइज़ मिल गया, जो बच्चा B में आया तो उसको 5 का मिल गया। तो यानी इसी तरीके से हर एक जॉब्स के लिए अलग अलग वेज स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर जॉब्स जो होती है, फॉर एग्जांपल देती हूँ, एक जॉब होती है ग्रुप 1, एक एक्चुअली ये चीज़ मेरे माइंड से निकल गई,
मतलब 4 ग्रुप्स में बांटा गया है जॉब्स को। एक ए में एक लेवल 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है। जो सबसे लास्ट वाला होता है उसमें सारे पीएन्स आते हैं। फिर थर्ड पे हमारे उससे थोड़े हाई लेवल के आ जाएंगे मैनेजर्स, फिर बी पे लेक्चरर्स आ जाएंगे, फिर जो ग्रुप ए होगा उसके अंदर क्या चीज़ें आ जाएंगी, उसमें सारे के सारे हमारे सुपरिटेंडेंट्स, मतलब हाई लेवल की जॉब्स आ जाएंगी। आप समझ पा रहे हैं मैं पॉइंट यहाँ पर कि आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। पॉइंट सिस्टम मेथड जो है एक्सटेंशन है फैक्टर कंपैरिजन मेथड का। अब देखिए, एक जॉब के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। हम हर एक फैक्टर यानी हर एक जॉब के हर एक फैक्टर को डिवाइड कर देंगे डिग्रीज में, ठीक है। देन हर एक डिग्री को हम कुछ पॉइंट्स असाइन करेंगे और उस पॉइंट्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे और उन पॉइंट्स को हम एक मॉनेटरी वैल्यू अटैच कर देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है तो सारा आपका पॉइंट सिस्टम पर बेस है। यहाँ पर एक आपको पता भी होगा, काफ़ी सारे बच्चों को जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आपके सारे एग्ज़ाम क्लियर हो गए, जब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा यानी गवर्नमेंट जॉब से बस एक स्टेप पहले जो आपका फाइनल इंटरव्यू होगा उसमें आपका पॉइंट सिस्टम होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप लेक्चरर के लिए गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ पर पूछा जाएगा 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, कॉलेज ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, हर एक मार्क्स पर आपके पॉइंट्स, आपको हर एक मार्क्स पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं, अगर आपके 10th में A+ ग्रेड है तो आपको 10 के 10 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या कर दिया, पॉइंट्स में चीज़ों को बांट दिया। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है, आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स है लाइक डेक्लेमेशन की है, किसी भी चीज़ की, तो आपको उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। जिस बच्चे के यानी जब सारा इंटरव्यू का राउंड जब पूरा हो जाएगा, जब फाइनली जिस बच्चे के ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसको वे जॉब अलॉट की जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो यहाँ पर भी सेम सिस्टम अप्लाई होता है जॉब्स के अंदर कि जॉब्स के अलग अलग जॉब्स के जो फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग डिग्रीज में डिवाइड कर देंगे, हर एक डिग्री को कुछ मॉनेटरी वैल्यू अटैच कर देंगे और जब हम उन मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करेंगे तब जाकर उसका लास्ट में एक पे स्ट्रक्चर डिटरमाइन होगा। फ्रेंड्स, ये हम जितने भी मेथड्स पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे मेथड्स जो होते हैं, ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि हम एक पर्टिकुलर जॉब का पे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकें। इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले कौन कौन सी जॉब्स को इवेल्युएट करना, उसको डिटरमाइन करना, ठीक है। फिर डिसाइड करना कि उस जॉब में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसको इवेल्युएट करना, देन उन फैक्टर्स को रिटर्न में लिखना, ठीक है। एंड हर एक फैक्टर की डिग्री को डिटरमाइन करना और उनको एक पॉइंट असाइन करना। पॉइंट वैल्यूज़ असाइन करने के बाद ठीक है, उनको मॉनेटरी वैल्यू असाइन करना, ठीक है, जिससे हम एक प्रॉपर जॉब की एक प्रॉपर एक उसका पे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सके। इसका मतलब ये तो एक पूरा एक ऐसे फॉर्म में था, यानी बड़े बड़े पॉइंट्स थे। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में हो गया चीज़ें। ये पहले जॉब क्लस्टर यानी कौन सी जॉब्स को आपको कौन सी जॉब्स को आपको इवेल्युएट करना है, फिर कौन कौन से फैक्टर्स है उसके अंदर, फिर उनकी डिग्रीज़ को डिटरमाइन करना, फिर उनके अंदर वेट असाइन करना, फिर पॉइंट्स देना, फिर उनको बाद में मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर देना। ओके, फैक्टर कंपैरिजन मेथड में हम रैंकिंग का और पॉइंट मेथड दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम कंपेयर करते हैं जॉब्स को, यानी इसमें हम जॉब्स को रेटिंग देते हैं, उनको कंपेयर करते हैं और जो जॉब्स के अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ये जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं फैक्टर कंपैरिजन मेथड, जनरली वाइट कॉलर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और जो बड़ी हाई पोस्ट है उनके लिए हम फैक्टर कंपैरिजन मेथड का यूज़ करते हैं। इंसेंटिव्स पर हम आगे फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इंसेंटिव्स क्या है, ये परफॉर्मेंस लिंक रिवॉर्ड है, जिसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसको इतने अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे। ये मोटिवेशन इंप्रूव करता है, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। इंसेंटिव का मतलब है सारे एक्स्ट्रा पे जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस पर दिया जाता है, यानी रेगुलर वेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ एडिशनल उनको कुछ एक्स्ट्रा पे या एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बेस उनको कुछ इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, ठीक है। इंसेंटिव्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, जिससे कि वे मतलब उनको मोटिवेट करके रख सके, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे हार्डवर्क के लिए, ठीक है। उनके अंदर उनके वर्क मेथड्स को इम्प्रूव करना, वर्क फ्लो को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉय का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो इनोवेशन के अंदर, ठीक है। तो मतलब एंड डिसिप्लिन इम्प्रूव करने के लिए और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सके कंपनी के, इन सब चीज़ों के लिए हम इंसेंटिव्स का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही हैं।
ठीक है। अब इंसेंटिव प्लान इफेक्टिव कैसे बन सकता है फ्रेंड्स? देखिए, हमेशा ही दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो सबसे पहली बात, अगर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है तो चीज़ें नहीं बेहतर हो सकती। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपस में, पार्टीज़ के बीच में। मैनेजमेंट को ये कि हाँ वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं, और वर्कर्स को ये कि हाँ मैनेजमेंट हमें हमारी काबिलियत के अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ें दे रही हैं। ओके, इंसेंटिव प्लान शुड बी इंस्टॉल्ड। जब भी इंसेंटिव प्लान प्रिपेयर किए जाए तो कंसल्ट करना चाहिए वर्कर्स और यूनियंस के साथ मिलकर। जो इंसेंटिव्स की पेमेंट होती है वे अनबायस्ड, फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस पर होनी चाहिए। जब इंसेंटिव प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए तो अफेक्टिवली मिनिमम वेज शुड बी गारंटेड टू एवरी वर्कर्स। हर एक वर्कर्स को मिनिमम वेजेस कम से कम गारंटेड प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल है। इट शुड बी, जो इंसेंटिव प्लान्स हो वे बिल्कुल समझने में आसान हो, हर कोई उसको लेबर समझ पाए बिल्कुल बिना किसी डिफ़िकल्टी के। हर एक वर्कर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। प्लान्स कॉस्टली नहीं होनी चाहिए कंपनी के लिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल होने चाहिए प्लान्स, और ये बिल्कुल प्रॉम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना चाहिए, और रिव्यू हमें पीरियडिकली हमें इन प्लान्स को रिव्यू करते रहना चाहिए। अब इंसेंटिव प्लान्स को भी हमने 3 पार्ट्स में बांटा है, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन वाइड और ग्रुप वाइज। ओके, सो हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल बेसिस पर टाइम बेस्ड इंसेंटिव प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पर मैं चीज़ें डबल टिक कर देती हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जाम के पर्पज़ से। देखिए, टाइम बेस्ड प्लान के अंदर पर आवर वेज रेट को डिटरमाइन किया जाता है। इसमें जो इंसेंटिव्स पे किए जाते हैं वे उसने कितना टाइम सेव किया उसके बेसिस पर होता है। अब मैं आपको इसमें एग्जाम्पल दूंगी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी। एक वर्कर को 8 घंटे में 10 प्रोडक्ट बनाने थे। मान लीजिए 8 घंटे में 10 प्रोडक्ट बनाने थे, उसने 6 घंटे में ही 10 बना दिए। उसने इतना बढ़िया काम करा, उसने 6 में ही 10 बना दिए। तो यानी उसने 2 घंटे का टाइम सेव किया, तो उसको उस 2 घंटे का क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। वेजेस उसको मिलेगी ही मिलेगी पूरे दिन की, साथ ही साथ उसको इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे एक्स्ट्रा जो उसने टाइम सेव करा। आई होप इट्स क्लियर। ओके, टाइम बेस्ड इंसेंटिव प्लान को 4 डिफरेंट वेज में बांटा गया। एक हैसले ने प्लान दिया, एक रोवन ने, एक एमर्सन ने, एक बेड्यूक्स ने प्लान दिया। दिस ऑल प्लान मोर और लेस फॉलो सेम मेथड। यानी जितने भी प्लान्स हमने अभी बात करी, हेल्थ से, रोवन, एमर्सन, बेड्यूक्स, जितनी भी हमने बात करी प्लान्स की, ये सभी इसी तरह का प्रोसीजर ऑप्ट करते हैं, या तो ज़्यादा में या कम में। अब कैसे? ये बोनस पे करेंगे जितना उन्होंने टाइम सेव किया, लेकिन फॉर्मूला सबका अलग अलग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, फॉर्मूला अलग हो जाएगा। दूसरा है आउटपुट बेस्ड इंसेंटिव प्लान। फ्रेंड्स, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि टाइम के बेस पर इंसेंटिव्स देना, टाइम सेव के बेसिस पर। यहाँ पर जितना आउटपुट एक लेबर बनाएगा उसके बेस पर इंसेंटिव देना। देखिए, आउटपुट बेस्ड प्लान में पर पीस के अकॉर्डिंग जो है वेज रेट डिटरमाइन किया जाता है। यानी यहाँ पर क्या था? पर आवर टाइम बेस में पर आवर वेज, और आउटपुट में पर पीस वेज। यानी 10 प्रोडक्ट है, यानी पर पीस, यानी 1 पीस का कितना वेज, सेकंड पीस का, ऐसे पर पीस वेज को डिटरमाइन करना। यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। अगर वे मान लीजिए 8 घंटे में 10 करने थे, उसने 8 घंटे में 15 कर दिए, तो उसने 5 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए, तो उसको 5 यूनिट के बदले एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ओके, इस आउटपुट बेस्ड इंसेंटिव में 3 प्लान्स आते हैं। टेलर का प्लान, पीस वेज रेट सिस्टम या डिफरेंशियल रेट सिस्टम मैंने करा चुकी हूँ ऑलरेडी, ये मैरिक प्लान, और गैंट प्लान, नेट प्लान। ठीक है, ये मैं अलग से इनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, अलग अलग प्लान्स अच्छे से डिफाइन कर दूंगी। ओके, फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग। ये है ऑर्गेनाइजेशन वाइज। प्रॉफिट शेयरिंग एक अरेंजमेंट है जिसमें एम्प्लॉयज़ वेजेस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज रिसीव करता है प्रॉफिट का। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग एक ऐसा मेथड है इंडस्ट्रियल रेम्यूनरेशन का जिसमें एम्प्लॉयर अंडरटेक करता है कि वे एम्प्लॉय को नेट प्रॉफिट का कुछ शेयर देगा रेगुलर वेजेस के साथ साथ। को पार्टनरशिप का मतलब होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग को ही हमने एक्सटेंड कर दिया, यानी हमने पार्टनर बना दिया वर्कर्स को कंपनीज के प्रॉफिट्स में, यानी उसको कुछ शेयर दे दिया। देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। Under this method, workers' share in company's profit is paid in the form of share, by which they become entitled to participate in decision-making process. मतलब एक तरीके से पार्टनर बना दिया, उसके साथ थोड़े प्रॉफिट शेयर कर लिए और उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर भी पूरा पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला।
डिसीजन मेकिंग में किसको, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा गेन शेयरिंग। इसमें देखिए दिस मेथड एम्स एट, इसका मेन मतलब है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, लेबर कॉस्ट को कम करना। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पर बेस है जो कंपेयर करता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। ओके, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सीड कर जाती है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से तो उनको उस गेनिंग के अंदर शेयर मिलता है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सीड हो जाती है स्टैंडर्ड से तो ही उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। फिर आता है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसको यूएसए में अर्ली 90s में यूज़ किया गया। इस प्लान में जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंपनीज़ के शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। जो मार्केट प्राइस है उन शेयर्स का उससे कम प्राइसेस में ये शेयर्स एम्प्लॉयज़ को दिए जाता है। अगर कंपनी में वे शेयर 10 रुपये का एक शेयर है तो वही शेयर एम्प्लॉय को 8 रुपये का मिलेगा, यानी उस मार्केट प्राइस से कम से मिले, उस मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर वे शेयर्स एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे। द टर्म स्टॉक ऑप्शन जो है इम्प्लाई से क्या इम्प्लाई करता है कि एलिजिबल एम्प्लॉयज़ का राइट है कि वे उस एग्रीड प्राइस पर उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें आती है कि मतलब कौन से एम्प्लॉयज़ एलिजिबल होंगे, उन्होंने कितने टाइप ऑफ सर्विसेज दी, उनका डिपार्टमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये चीज़ें एक एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी को डिसाइड करेगी। ओके, फिर आता है ग्रुप बेस्ड या फिर टीम बेस्ड इंसेंटिव प्लान्स। ये पूरे टीम मेंबर्स के लिए होते हैं, पूरे ग्रुप के लिए होते हैं कि उन्होंने कितनी बेहतरीन उन्होंने कितने तरीके से चीज़ों को संभाला, काम किया। यहाँ पर हम पूरे ग्रुप के आउटपुट को मेज़र करते हैं, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल के आउटपुट को। तो यहाँ पर हम टीम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, उसके बेसिस पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इस तरह के इंसेंटिव्स को निकालने के लिए? प्रिस्टमैन प्रोडक्शन प्लान, रकर्स प्लान, स्केलन प्लान, टाउन प्लान एंड सो ऑन। ओके, लास्ट हम बात करेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स की। फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं कंपनसेशंस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को देना। ये इन काइंड होते हैं नेचर में। फ्रिंज बेनिफिट्स ये जो फ्रिंज बेनिफिट का कॉन्सेप्ट है हर एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पर, यानी हायर लेवल पर कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं। कुछ बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को इसलिए भी दिए जाते हैं कि वही बात है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारी कंपनी के लिए। और कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को इसलिए दिए जाते हैं कि उनके अंदर एक जॉब सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आए। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए। मैंने सारी चीज़ आपसे डिटेल में डिस्कस कर ली। कंपनसेशन क्या होते हैं, कंपोनेंट्स, कंपनसेशन मैनेजमेंट, इंसेंटिव्स, उसके सारे टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, इंसेंटिव्स के फ्रिंज बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना लाइक और अपना पॉजिटिव फीडबैक देकर मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हम नई वीडियो में मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।